हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। लास्ट डब्ल्यूबी टेट की परीक्षा की जो अंतिम तारीख थी, आई थिंक 24 दिसंबर, उसके पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। इसके कई सारे कारण हैं। और डब्ल्यूबी टेट के समय हम लोगों ने वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की फूड इंस्पेक्टर की क्लास से मैंने करवाई थी, जहां मैंने 3 वीडियोस रैंडम जीके के 50 क्वेश्चन के नाम से मैंने करवाई थी। 50 या 25 क्वेश्चन के नाम से करवाई थी, 3 क्लास हो पाई। लेकिन डब्ल्यूबी टेट में काफी बिजी हो जाने के चलते हम क्लासेस को आगे नहीं बढ़ा पाए। हालांकि इसके लिए भी समय नहीं था, लेकिन काफी स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली कॉल किया, मैसेजेस करे, व्हाट्सएप करे, फेसबुक से कनेक्ट करा और कहा कि नहीं सर, आप हम लोग को हिंदी और इंग्लिश मीडियम से करवा दीजिए, क्योंकि सिर्फ बांग्ला मीडियम की क्लासेस ही यूट्यूब पे काफी अवेलेबल है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है। तो जितना भी समय हमारे पास है, हमें नहीं पता, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं कहाँ तक पूरा कर सकूंगा, लेकिन इसकी क्लासेस जहां तक मैं कर सकूंगा, जहां तक मेरी क्षमता है और समय है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करवा सके, जितनी ही वीडियो मैं दे पाऊँ। क्योंकि सिर्फ जो 2 ही सिलेबस है, एक है आपका जीके 50 नंबर का और आपका अरिथमेटिक जो है, और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मिला के मैथ्स के 50 का सवाल होंगे, जो क्लास 10th लेवल के सामान्य मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, उसको भी करवाए जाएंगे। तो आज दोबारा मुलाकात हो रही है क्लास सीधे 4 में। क्लास 3 आपके वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कोर्स WBPSC फूड एसआई के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा तीनों क्लासेस। चौथी क्लास का शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। तो चलिए, समय को जाया ना करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आके क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हैं। हर सेशन में 25 बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चुने हुए क्वेश्चंस को लिए जाएंगे, जिसका सीधे सीधे आपके एग्जाम से रिलेशन हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, आपको काफी अच्छा नॉलेज ही मिल जाएगा इसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप देख पा रहे हैं कि ये 76 नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि पहले 3 वीडियोस में 25 करके 3 क्लासेस हो चुके हैं। हालांकि वहां क्वेश्चंस के नंबर 75 पे खत्म नहीं हुए हैं। हर क्वेश्चन मैंने 1 से ही मैंने सीरियल शुरू किया है, 25 पे खत्म किया है। पर मैं मान के चलता हूं कि वहां मैंने 75 क्वेश्चंस 3 वीडियो में करवाए हैं, तो यहां से हम 76 से आप देखेंगे सीरियली क्वेश्चंस, ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। ठीक है, जो गन मेटल होता है, जिसे हम लोग रेड ब्रास यानी कांसा भी कहते हैं, और जिसका इस्तेमाल कई तरह के मैकेनिकल डिवाइस में बॉल एंड गियरिंग्स के रूप में हम लोग करते हैं, ताकि उसको फ्रिक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, और बढ़िया फ्रिक्शन हो सके। तो ये जो गन मेटल होता है वो इनमें से किससे बना होता है? आयरन, जिंक एंड टाइटेनियम, आयरन एंड टीन, आयरन, ब्रास एंड टीन, या फिर कॉपर, टीन एंड जिंक। ये काफी बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आने वाले सवालों में से एक है कि ये सवाल इस तरह से वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के फूड एसआई के एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है गन मेटल का, वो है हमारा कॉपर, जिंक एंड टीन। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर, जिंक एंड टीन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं कलम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर, टीन एंड जिंक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे जरूर देखें। देखिए, जहां तक गन मेटल का सवाल है, तो जो मॉडिफाइड गन मेटल जो इस्तेमाल होता है आजकल, बॉल बियरिंग जो इस्तेमाल होते हैं, इसमें लीड जो है, इन एडिशन टू द जिंक के अलावा लीड भी अब डाला जाता है। इट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 86% देखे तो कॉपर का इस्तेमाल कर रहा है, 9.5% टीन, 2.5% लीड और 2% जिंक का भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका में इसे हम लोग रेड ब्रास के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसका इस्तेमाल गियर्स और बियरिंग्स के रूप में हम लोग करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बाइक, साइकिल वगैरह में, मोटर बाइक में, 4 व्हीलर में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आंसर इस तरह से ना देके हमें फॉर्मूला के रूप में भी दे सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या है? CUZNSN, यानी कि CU है ना, ZN और आपका SN। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो किसी भी रूप में क्वेश्चन आए, गन मेटल के कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका कॉपर, टीन एंड जिंक, यानी कि CU, SN एंड ZN। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन। तो रेडियम जो होता है, रेडियम वो किस खनिज से हमें प्राप्त होता है? रूटाइल, हेमाटाइट, लाइमस्टोन या पिच ब्लेंड। काफी बेहतरीन और पॉपुलर सवाल है, कई बार वेरियस टाइप्स के एग्जाम्स में भी सवाल आ चुका है। रेडियम से सवाल आता है। रेडियम हम अपने घरों में कई तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो काफी चमकदार होता है, रात में भी ये बहुत अच्छे से आपको दिखाई देता है। सड़कों पे सिग्नल्स के रूप में, सड़क पे जो है बहुत सारा लोगों को सड़क ठीक से दिखाई दे रात को, उसके लिए रेडियम के जो चमकदार चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। पिच के ऊपर, सिग्नल पोस्ट पे, कई सारे रात को जो मजदूर काम करते हैं उनके पहने हुए जैकेट भी काफी शाइन करते हैं। तो ये किस मिनरल से निकलता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पिच ब्लेंड। और अप्रैल 20, 1902 की हम बात करें तो मैरी एंड पेरी क्यूरी जो है सक्सेसफुली आइसोलेट
इन्होंने अलग कर लिया था रेडियो एक्टिव रेडियम सॉल्ट, क्योंकि काफी रेडियो एक्टिव होता है सॉल्ट्स को, फ्रॉम द मिनरल पिच ब्लेंड से रेडियो एक्टिव सॉल्ट्स को इनको अलग कर लिया था पेरिस के उनकी एक लेबोरेटरी में। 1898 में ये जो मेरी एंड पेरी क्यूरी थी, इन्होंने डिस्कवर्ड किया द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम इन दियर रिसर्च ऑफ पिच ब्लेंड। जब वो पिच ब्लेंड मिनरल पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि यहां से रेडियम और पोलोनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसे डे टू डे लाइफ के डिफरेंट पर्पस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का काफी चमकदार ब्राइट कलर का होता है। और इसे हम लोग कई तरह के पर्पस में आजकल के दैनिक जीवन में हम इसका इस्तेमाल जो है करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कई तरह के जो एडवेंचर वाले फिल्म होते हैं, पायरेट्स वाले फिल्म होते हैं, खजाना ढूंढने वाले फिल्म होते हैं, वहां पे इस तरह के ट्यूब्स का इस्तेमाल करके अंधेरे जगहों पे फोल्ड करके फेंक दिया जाता है ताकि वहां की चीजें दिखाई दे काफी लंबे समय तक। घड़ियों में इस तरह से जो है काफी चमकदार चीजें होती है जो रात को भी हम घड़ी में समय जो है अगर सारी रोशनी बंद है तो भी आप देख पाते हैं। हमने मेडिकल साइंस में भी एमआरआई वगैरह रेजोनेंस इमेजिंग करने के लिए कई तरह से रेडियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि आप यहाँ पे तस्वीरों में जो हरे हरे कलर का देख रहे हैं, ये मैपिंग करने के लिए, बॉडी की मैपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये इसके यूजेस हैं। अगला सवाल है व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है जिससे मुंह में आते ही इनहेल करते ही लोगों को काफी हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग N2O कहते हैं, कॉमनली नोन एज, इसे ही नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, या फिर नाइट्रस भी कहते हैं। और ये केमिकल कंपाउंड है, एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विद द फॉर्मूला N2, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस बनाते हैं, जिसे कॉमनली हम लोग लाफिंग गैस के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78, लाफिंग गैस क्या है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, अगर हम डे टू लाइफ में इसके यूजेस को हम देखें तो काफी एनेस्थेटिक एजेंट है मेडिकल, डेंटल और वेटरनरी ऑपरेशंस में। किसी भी तरह के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, चाहे दांतों का हो, चाहे मेडिकल हो, या पशुओं का अगर ऑपरेशन करते हैं तो उस समय एनेस्थीसिया के रूप में इसको दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग प्रोपेलेंट के रूप में, कंपोनेंट ऑफ सर्टेन रॉकेट फ्यूल में भी इसके कुछ कंपोनेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और नाइट्रेटिंग एजेंट फॉर ऑल्काली मेटल्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ आपकी जानकारी के लिए है जो काफी उतना एग्जाम से रिलेटेड भी है, लेकिन काफी ज्यादा कि कहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इनमें से किसका एनेस्थीसिया के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल आ सकता है, आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड से लाफिंग गैस कहते हैं। अगला सवाल है रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, यानी वायुमंडलीय दबाव कितना है, ठीक है, वो मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर बैरोमीटर का रीडिंग अगर आपको नीचे गिरता हुआ दिख रहा है तो ये किस बात का सूचक होता है? क्या इस बात का सूचक है कि बर्फ पड़ने वाली है, तूफान आने वाली है, काफी ज्यादा हीट पड़ने वाली है, या बारिश होने वाली है? तो बैरोमीटर में नीचे जाने वाला जो रीडिंग होता है उसका क्या मतलब होता है? इसका ठीक मतलब होता है कि ये जो है क्या होने वाला है? रेनफॉल होने वाला, यानी कि बारिश होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये दोबारा यहाँ पे आ गया है, खैर ये नहीं पढ़ना है हमें इसके बारे में। ठीक है, तो बैरोमीटर की रीडिंग देखिए, यहाँ पे बैरोमीटर की रीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वेदर फेयर होता चला जाएगा, और आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा? वेरी ड्राई और बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसका पारा नीचे की ओर गिरेगा, ये रेन या स्टॉर्म का सूचक होता है, बारिश या तूफान आने का सूचक होता है। अगला सवाल है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप, यानी कि घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब, अभी तो खैर एलईडी बल्ब्स आ चुके हैं, लेकिन घर में जो पीले रंग की जो रोशनी देने वाली जो बल्ब होती है, उसका जो फिलामेंट होता है, उसके अंदर की जो तार होती है जो काफी हीट से जलने शुरू कर देता है, ग्लो करना शुरू करता है, वो फिलामेंट आखिर किस से बना होता है? टंगस्टन का, निक्रोम का, ग्राफाइट का, या आयरन का? काफी फेमस सवाल है और आप में से मुझे लगता है 100% लोग बच्चे जो है इस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं, काफी आसानी से दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? टंगस्टन, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? आपका टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा आगे देखें, द फिलामेंट, एक लाइट बल्ब जो होता है ये काफी लंबा, इनक्रेडिबली थीन, माने बहुत अविश्वसनीय तरीके से बहुत ज्यादा पतला होता है, टंगस्टन धातु का होता है। और ये टिपिकल 60 वाट का बल्ब जो होता है, द टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 6.5, सोचिए
इतने छोटे से बल्ब में लगभग 6.5 फीट यानी कि 2 मीटर की लंबी टंगस्टन की तार होती है, अविश्वसनीय तरीके से पतली होती है, बट ओनली 100th ऑफ एन इंच थिक। लेकिन कितनी मोटी होती है? 1 इंच के 100वें हिस्से का एक हिस्सा, यानी 1 इंच को 100वें हिस्से में बांट दे तो उसके जो एक हिस्से की जो मोटाई होगी उतनी पतली उतनी मोटी होती है। टंगस्टन इज अरेंज्ड इन अ डबल कॉइल, यानी कि दोहरे तरीके से उसे गूंथा जाता है, इन ऑर्डर टू फिट इट ऑल इन अ स्मॉल स्पेस। तो बल्ब के छोटे से जगह पे 2 मीटर यानी कि 6.5 फीट लंबी तार अट जाए, इसको उस तरह से कॉइल कर दिया जाता है, डबल फोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा टंगस्टन जो आप देख सकते हैं यहाँ फिलामेंट जो है। अगला सवाल है, डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। डायमंड किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? डायमंड किससे बनता है? जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। आप सबको पता है कोयले की खदान में जब माइनिंग होती है तो माइनिंग में जो है काफी ज्यादा प्रेशर के सिचुएशन पे आके मेटामॉर्फिक होके जो है यही जो चीज होती है वो डायमंड के रूप में हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा होता है कार्बन। ठीक है, इसका सही आंसर होता है कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड हो या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में जो लिखते समय आप जो यूज करते हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स है। जैसे देख सकते हैं कोयले खदानों में किस तरह हीरा जो है कच्चा हीरा दिखाई देता है, इसे ही बाद में प्रोसेस करके डायमंड को शेप दिया जाता है अलग अलग शेप में। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, इनमें कार्बन एटम्स होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टी और डायमंड की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? काफी अलग मानी जाती है। अगला सवाल है, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखे फोड़ते वक्त कई तरह के रंग निकलते हैं। यहाँ रंग हम बात कर रहे हैं हरे कलर की। तो हरे कलर, या चाहे आप जो छुरछुरी उड़ाते हो या स्काई साउंड उड़ाते हो, कुछ भी उड़ाते हो, जब अगर हरे रंग की जो रोशनी आती है वो किस के चलते होती है? किस केमिकल चलते? सोडियम, बेरियम, मरकरी या फिर पोटेशियम। तो पटाखे फोड़ते वक्त जो हरे रंग की रोशनी जो निकलती है वो होती है आपकी बेरियम की वजह से। किसकी वजह से होती है? ये होती है आपकी बेरियम की वजह से होती है। देखिए बेरियम सही आंसर है। मेटल सॉल्ट्स, ये जो मेटल के जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क डिस्प्लेज, यानी पटाखों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन फ्लेम जो इस्तेमाल होता है फायरवर्क में वो बेरियम के प्रेजेंस की वजह से होता है। लेकिन सिर्फ यही कलर होता है? नहीं, अगर व्हाइट कलर पटाखों से अगर निकलता है तो ये उसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति के चलते होता है। ब्लू कलर कॉपर को इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर हमने पढ़ा बेरियम के लिए है, वायलेट जो है कॉपर स्ट्रोंटियम दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है, रेड कलर भी देखते होंगे ये स्ट्रोंटियम के चलते होता है, पीले रंग का जो पटाखे होते हैं, जो रंग कलर निकलता है, ये उसमें सोडियम की वजह से होता है, ऑरेंज कलर कैल्शियम की वजह से, और अगर सिल्वर कलर है जो कि बहुत सारे छुड़छुड़ी में आप देखते हैं तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम की उपस्थिति की वजह से ये कलर आता है। तो सवाल आपको कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ ग्रीन कलर नहीं बल्कि कोई भी कलर से सवाल आपका यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस सबसे पूछा गया है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एट। देखिए दो तरह, पानी का हार्डनेस का माने क्या होता है? पानी सख्त नहीं होना। पानी का हार्डनेस का मतलब होता है, एक दो तरह के हार्डनेस होते हैं, एक परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्पोररी हार्डनेस। जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है, टेम्पोररी हार्डनेस को आप बॉइलिंग करके, यानी कि आप उसको उबाल के उसके परमानेंट हार्डनेस को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो आसानी से वो झाग नहीं देता है और इसमें हम कपड़े जो है हम नहीं धो सकते हैं, कपड़े को नहीं साफ कर सकते, दाग नहीं जाते हैं, क्योंकि पानी हार्ड है। जब तक वो पानी सॉफ्ट नहीं होगा वो स्टेन को यानी गंदगी कपड़े से नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को बॉयल करके नहीं ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है? आयन रेजिन टेक्निक का इस्तेमाल करके किया जाता है, जो कि बहुत ही महंगा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अच्छा परमानेंट हार्डनेस जो है आप घर में देख सकते हैं, जमीन के नीचे से जो ग्राउंड वाटर निकलता है, जो जमीन के जो पानी आपका नल से आपके घर पे आता है, वो क्या होता है? वो हार्ड वाटर होता है। और ये जो हार्ड वाटर होता है ना, ये हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं भरे होते हैं, जो जमीन से पानी जो है ले लेता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये पानी ड्रिंकेबल होता है, हम पी सकते हैं। लेकिन जब इसमें हम स्टील की थाली या कटोरे या ग्लास को हम धोते हैं तो आप देखेंगे शाम तक जब ये सूख जाता है तो इस पे अगर हम हाथ चलाएं
तो एक सफेद रंग की परत जो है ना इससे बाहर निकलने लगती है। ये बताता है कि पानी जो था वो क्या था, हार्ड था। इसकी पानी को हार्डनेस को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो किसके चलते होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्पररी हार्डनेस होता है सॉल्यूबल जो घुले होते हैं बाइकार्बोनेट, किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, बाइकार्बोनेट घुले होने के चलते टेम्पररी हार्डनेस होता है। बॉइलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किसकी उपस्थिति चलते होता है, ये क्लोराइड के चलते। क्लोराइड उपस्थित होता है, किसका, सोडियम सल्फेट का क्लोराइड, सल्फेट क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड, और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। इन तीनों सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड इसमें घुले होते हैं, इसके चलते परमानेंट हार्डनेस होता है। इसमें अगर वॉशिंग सोडा हम मिला दे तो इसके हार्डनेस को हम लोग कम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से पीपीएम जो है, पर्टिकुलर परमीटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्ट क्या है, हार्ड क्या है, कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया। हार्ड वाटर में आपको कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोराइड एंड सल्फेट का, किसका, कैल्शियम का एंड मैग्नीशियम का, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे सवाल। मार्श गैस। मार्श गैस क्या होता है, मार्श गैस को सिंपल भाषा में क्या है, तो ये मार्श गैस क्या है, इसके आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, मीथेन या फिर हाइड्रोजन। तो मार्श गैस जो है, अगर आप लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे दलदली जमीन है या हमेशा घास के मैदानों में पानी जमा होके घास जो है वह सड़ना शुरू कर देती है, तो आप जाके देखोगे तो वहां पे घास के पानी के ऊपर में, जहाँ पे नीचे घास ही घास है, काफी दिनों से पानी दलदली मैदान है, तो वहां पे बुलबुले उठने लगते हैं और एक तरह की काफी तीखी गंध आपको मिलती है, काफी तीखी गंध मिलती है, गैस निकलती है। उस गैस को मार्श गैस कहते हैं, लेकिन आम भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, आम भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, आम भाषा में हम उसे मीथेन कहते हैं, जो आपको दलदली मैदान में इस तरह से आपको दिखेगा बुलबुला, यानी इसमें गैस भरा हुआ है। आप इसे इकट्ठा करके अगर जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये जलना शुरू कर देगी, ब्लू फ्लेम देना शुरू कर देगी, जैसे कि गैस में होता है। चाहे वो मार्श गैस हो या दलदली मैदान के स्वाम गैस हो, या ये बॉग नहीं है, ये एक्चुअली बायोगैस है। इज अ मिक्सचर ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है। कुछ ज्योग्राफिकल मार्शेस, दलदली मैदान होते हैं, स्वाम्स होते हैं, या फिर बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे बायोगैस के रूप में भी इस्तेमाल होता है इसका। तो ये इस तरह से मीथेन को ही जो है हम लोग मार्श गैस कहते हैं, जो इस तरह की जगह पे आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल है, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि जो सिलेंडर घर पे आप लाए खाना वाना बनाते हो, जो गैस सिलेंडर जो घर पे आती है जिसमें एलपीजी लिखा होता है, इसपे कौन कौन से गैसेस होते हैं, क्या मीथेन, इथेन एंड हेक्सेन है, इथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, मीथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, या मीथेन, बुटेन या प्रोपेन। ठीक है, तो काफी आसान है इसको याद करना, काफी पॉपुलर और फेमस क्वेश्चन है ये, इसको जानना बहुत जरूरी है कि एलपीजी में क्या होता है। तो याद रखिएगा एमबीपी हम लोग इसको कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एमबीपी, यानी कि मीथेन, बुटेन और प्रोपेन। देखिए एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या एलपीजी जो होता है कंसिस्ट मेनली ऑफ क्या क्या होता है, मीथेन, मीथेन जिसे हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। प्रोपेन होता है, प्रोपिलीन होता है, बुटेन होता है, बुटिलीन होता है, अलग अलग मिक्सचर में जिस अनुपात में इन्हें मिक्स करना है उसके हिसाब से। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जब नेचुरल गैस को प्रोसेस करते हैं, उसे यूज करने के लिए पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, तो बाई डिफॉल्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है मीथेन गैस या प्रोपिलीन, बुटेन गैस निकलता है, जिसका इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के गैस में हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। और इसका जो द कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी आर गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एलपीजी में जो गैसेस भरे जाते हैं, या घर का जो तापमान होता है और जो बाहर का जो वायुमंडलीय दबाव है, तो नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल तापमान पे ये गैस के फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, एयर क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, या मिक्सचर है। तो हवा क्या है, बचपन से हवा के बारे में पढ़ते आए हैं कि हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नियन है, कई तरह के और भी गैसेस हैं, पर सबसे ज्यादा इसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है और दूसरी बड़ी मात्रा जो है ऑक्सीजन की होती है। तो ये क्या है, ये गैसेस का क्या है, ये गैसेस का जो है मिक्सचर है। क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज वी कैन सेपरेट इट्स कंपोनेंट्स व्हाइल इट्स कंपाउंड वी कैन नॉट सेपरेट। देखिए एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड जो होता है वो जिन चीजों से मिलकर बनता है हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो मिक्सचर होता है, जैसे कि हवा मिक्सचर होता है, इसके हर एक गैस के कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन जो है 78% की मात्रा में होती है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं,
ऑक्सीजन की मात्रा 20.9 से लेकर 21% की होती है। अदर गैसेस जो है लगभग 0.17, आर्गन इसमें 0.90 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 की नगण्य मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन हो गया और ये आपका ऑक्सीजन, दो मेन गैसेस जो है हम देख लिए। तो हवा जो हमने देखा, इसके हिसाब से हवा क्या है, एक मिश्रण है जिसे हम लोग अलग कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, इसके बारे में जब WBTET की हमने क्लासेस ली थी तो वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पूरे इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ, किस तरह से ओजोन परत को पतला करने में, उसे नष्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CFC कहते हैं, व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी बैंड इन, जिसका भारत में बैंड कर देने की बात थी, इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम घर में कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जहां आज भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक गैस का इस्तेमाल जो है अभी भी किया जाता है हमारे घर के घरेलू प्रोडक्ट में, तो वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका रेफ्रिजरेटर। क्या होगा? आपका रेफ्रिजरेटर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज कॉल्ड एज फ्रेयॉन्स आर नॉन रिएक्टिव, नॉन इन्फ्लेमेबल, रिएक्शन नहीं देता है, ये जलता नहीं है, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सो दे आर वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। तो घर में यूज करने वाले रेफ्रिजरेटर और एसी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेयॉन्स कहते हैं। देख सकते हैं किस तरह से इंसुलेशन मटेरियल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, एरोसॉल्स वगैरह में जो हम लोग स्प्रे वगैरह करते हैं, इसमें काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। बहुत 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 भयंकर चीज है, जितना हो सके आप इसका इस्तेमाल ना करें या कम करें। क्वेश्चन नंबर 88 है, बैलून्स आर फिल्ड, बैलून जो हवा में उड़ते हैं ये किससे भरे होते हैं? सवाल आपसे ये पूछा गया है। क्या नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है या फिर आर्गन है? आपसे पूछा गया है कि बैलून्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। तो बैलून्स जो होते हैं वो किससे भरे होते हैं? वो आपके भरे होते हैं हीलियम से, और हीलियम जो है हवा से काफी हल्की होती है, इसलिए ये बैलून को ऊपर लेके जाती है। हवा भारी होती है तो हवा भरेंगे तो नीचे गिरेगा, लेकिन अगर आप हीलियम भरेंगे तो क्या चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये काफी लाइट होती है और ये रिएक्टिव भी नहीं होती है कि रिएक्शन करके कुछ और बना दे या बैलून फट जाए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कई सारे मल्टीपर्पज रूप में इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following does not contain a coinage metal? coinage का मतलब होता है सिक्के बनाने में, तो इनमें से किसका सिक्के बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि जो coinage metal नहीं है? सिल्वर एंड गोल्ड, जिंक एंड टिन, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। तो बताना है इनमें से किसका इस्तेमाल कॉइन बनाने के लिए नहीं होता है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब आपका होगा जिंक एंड टिन, इनका इस्तेमाल, ये कॉइनेज मेटल नहीं है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें अपने पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में आपका एलिमेंट नंबर 29 यानी कि कॉपर, जिसे Cu कहते हैं, एलिमेंट नंबर 47 ऑगमेंट यानी कि सिल्वर कहते हैं, और एलिमेंट नंबर 70 यानी कि Au यानी से गोल्ड कहते हैं। ये तीनों जो है ना, ये तीनों कॉइनेज मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। और इसी का इस्तेमाल कॉइन को मिंट करने के लिए, यानी सिक्के बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चांदी के सिक्के होते हैं, तांबे के सिक्के होते हैं और सोने के सिक्के भी होते हैं। कॉपर का इस्तेमाल ज्यादातर चांदी के साथ या टीन के साथ करते हैं, ताकि इससे जो है कांसा बनाया जा सके, ब्रॉन्ज बनाया जा सके। ठीक है, विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटी, यानी बहुत बड़े शहर को सबसे ज्यादा पोल्यूट करने की जिम्मेदारी जो होता है वो किसका होता है? कौन सी मेटल है जो हवा को, किसी बड़े शहर की हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर सकती है? क्या वो कॉपर है, क्रोमियम है, लीड है, कैडमियम है? और एक ऐसा तत्व है, इससे बचना चाहिए। कई तरह से ये हमारे शरीर में जाने का जगह ढूंढ ले रहा है। हमारे जो खाने पीने की जो आदतें हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम जो कुछ ड्रिंक के रूप में पीते हैं, उसके जरिए हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को भी काफी पॉइजनस बना रहा है। कई सारी बीमारी, खासकर कैंसर, ऐसी बीमारियां जो है हमें दे रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा लीड। क्या होगा हमारा? लीड। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ लीड एमिशंस द एयर टुडे आर ऑर एंड मेटल्स प्रोसेसिंग। हम जो मिनरल वगैरह, जो मेटल वगैरह खनन करके निकालते हैं, उनके जो ओर्स होते हैं जो हवा में चले जाते हैं। ठीक है, एंड पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट जो होता है ऑपरेटिंग ऑन लीडेड एविएशन गैसोलीन, जहां पे ऐसे एयरक्राफ्ट में ऐसे गैसोलीन या ईंधन का इस्तेमाल होता है जिसमें लीड पाया जाता है। ठीक है, द हाईएस्ट एयर कंसेंट्रेशन ऑफ लीड आर यूजुअली फाउंड नियर लीड स्मेल्टर, जहां पे लीड जो है काफी खनन होता है, मिनरल्स की खनन होती है, वहां पे काफी ज्यादा होता है। हमारे शरीर में भोजन के द्वारा, गैसोलीन के द्वारा, पेंट जो घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, वाटर, वर्क एक्सपोजर या फिर सॉइल, इन सभी के जरिए जो है लीड हमारे शरीर में अंदर जाने का रास्ता जो है
ढूंढ ही लेता है और ये काफी खतरनाक है। तो इससे बचना चाहिए क्योंकि ये हवा को प्रदूषित कर देता है और सांस के जरिए हमारे शरीर में चला जाता है। बेल मेटल इज एन एलॉय। बेल मेटल जो होता है वो आखिर किसका मिश्रण है, किसका एलॉय है? निकेल एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, ब्रास एंड निकेल, या फिर टीन एंड कॉपर। तो बेल मेटल के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने सुना भी होगा। काफी सवाल आप लोगों यहाँ पे जो है काफी एक तरह से रिवीजन समझ लीजिए, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो नया क्वेश्चन है। बेल मेटल किसका एलॉय है? तो बेल मेटल जो एलॉय है वो है टीन एंड कॉपर का। बेल्स जो घंटी वगैरह होता है या कई तरह के और भी इसका इस्तेमाल टीन और कॉपर के सिर्फ बेल के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे तोप वगैरह बनाने के लिए, पुराने जमाने में जो तोप बनते थे, है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता था। तो बेल्स मोस्ट कॉमनली एज पर इट्स कॉलोकियल नेम बेल मेटल हैज बीन एंड इज यूज्ड फॉर द कास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी बेल, बहुत ही हाई क्वालिटी घंटी वगैरह बनाने के लिए। द मेटल यूज्ड इज अ हाई टीन एलॉय ऑफ कॉपर, ये एलॉय है कॉपर का और टीन का, टीन यानी SN, कॉपर यानी Cu, एंड टीन विथ अप्रोक्सीमेटली 4:1 रेशियो ऑफ कॉपर टू टीन। तो कॉपर एंड टीन का रेशियो कितना होता है? 4:1, जहां कॉपर 78% और जो टीन जो है वो कितना होता है? 22% के रूप में मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है, जिसे हम लोग बेल मेटल बनाते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारी धातु की चीजें हम बना सकते हैं, जो डेली पर्पज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जगह पे, इंडस्ट्री में, मेडिकल साइंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट। बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उसमें आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे Cl माइनस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो उस आयोनिक सॉल्ट्स को घोलने के लिए सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। क्यों होता है? It has a high specific heat, it has no color, it has a high dipole moment, it has a high boiling point। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका it has a high dipole moment। ठीक है, देखिए बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के बॉन्ड को बनाने की क्षमता होती है। वाटर मेक्स एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, मीन दैट इट कैन डिसॉल्व मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, कई तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को घोल सकता है। अगर हम देखें सिंपल सी बात, वाटर जो है व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, आयोनिक्स कंपाउंड सच एज NaCl, NaCl ने की जो टेबल नमक जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl के, इसमें सोडियम होता है Na और क्लोराइड होता है Cl। तो इनके जो आयंस होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और Cl क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो होता यह है जब इसे पानी में हम घोलते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड्स के जो आयरन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज साइड ऑफ द H2O। पानी का जो नेगेटिवली चार्ज्ड जो साइड है, सोडियम के पॉजिटिव आयन पानी के नेगेटिव चार्ज आयन की ओर आकर्षित होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है क्लोरीन के Cl-, वो पानी के H2O के पॉजिटिवली चार्ज साइड्स की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होकर क्या होते हैं? आपस में घुल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये टेबल सॉल्ट है, जो नमक के जो क्रिस्टल से आप देख सकते हैं उसका केमिकल कंपाउंड दिखाया जा रहा है NaCl का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू देख रहे हैं वो सोडियम है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो हरा देख रहे हैं वो क्लोरीन है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर जो है वेरी गुड सॉल्वेंट है बिकॉज इट हैज अ हाई डायपोल मोमेंट। Which of the following is not an isotope of हाइड्रोजन में से कौन? देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, इनमें से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, यूट्रियम। इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन का आपका आइसोटॉप नहीं है? तो कौन नहीं है? सही आंसर होगा इट्रियम। तो इसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन के 3 आपके आइसोटॉप होते हैं। एक होते हैं प्रोटियम, जो कि आप देख सकते हैं जहां अंदर में प्रोटॉन के एक मॉलिक्यूल, बाहर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक मॉलिक्यूल होती है। इसका मास नंबर कितना होता है? सिर्फ 1 होता है। ये हाइड्रोजन 1 हो गया, इसे प्रोटियम कहते हैं। इसके बाद है ड्यूटेरियम, जहां पे प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मास नंबर होता है 2। और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है, जहां पे एक ही प्रोटॉन होता है लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और मास नंबर कितना बन जाता है? 3। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलाने से जो बनता है वही मास नंबर होता है। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। क्वेश्चन 94 है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल्स आर। पर्ल्स जो अब मोती, जो समुद्र के जो मोती जो होते हैं ओरिजिनल, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरागोनाइट एंड कॉन्चुलिन एंड अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि
95% होता है। कितना होता है? 95%। और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि बाकी बचे हुए 5% की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स भी लेस देन 5% होता है। ठीक है, बाकी जैसे कि सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम ये सब 5% के अंदर काउंट होता है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, 95 है। एमलगम्स आखिर किसे कहते हैं? एमलगम्स एक्चुअली होता है मिश्रण, दो चीजों का मिश्रण। दो कंपनी अगर आपस में जुड़ जाए तो उसे हम एमलगमेशन ऑफ कंपनी कहते हैं, जो कि जो लोग अकाउंट से पढ़े उन्होंने पढ़ा होगा। एमलगम्स क्या है? हाईली कलर्ड एलॉयज है, एलॉयज विच कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कंटेंट्स। ऐसे मिश्रण जिसमें एक पारा होता है, बाकी दूसरी एक धातु होती है। एलॉयज विच हैव ग्रेट रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, और एलॉयज विच कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन होता है। तो आपको बताना है कि एमलगम्स आखिर होता क्या है। सवाल अगर आपने देखा होगा तो आंसर करते रहिएगा, ताकि मेरे द्वारा दिए गए आंसर से आप इसको मैच कर सके। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका एलॉयज विच कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कंटेंट्स, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक तो मरकरी होता है और मरकरी दूसरे मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है? एमलगम बनाता है। जैसे कि आप देखें कि डेंटल एमलगम, सिल्वर एमलगम, गोल्ड एमलगम, जिंक एमलगम, एल्युमिनियम एमलगम, टीन एमलगम, सोडियम एमलगम, पोटेशियम एमलगम। लेकिन मरकरी जो है वो आयरन के साथ, प्लेटिनम के साथ, टंगस्टन के साथ और टेंटलम के साथ किसी भी तरह का एमलगम नहीं बनाता। और याद रखिएगा, इस एमलगम का इस्तेमाल ज्यादातर डेंटल फिलिंग, यानी जो दांत सड़ जाते हैं या जिनकी कैविटी हो जाती है उसकी फिलिंग्स जो होती है वो एमलगम्स के द्वारा ही, अलग अलग तरह के एमलगम्स के द्वारा होती है। तो मेडिसिन, मेडिकल साइंस में हम डेंटल, खासकर डेंटल फिलिंग में डेंटिस्ट लोग दांतों की भराव के लिए, कैविटी को बंद करने के लिए डेंटल फिलिंग के रूप में एमलगम का इस्तेमाल करते हैं। जिससे पारा तो होता ही है और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन और टेंटलम के साथ इसका कोई एमलगम नहीं होता। 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे हल्की होती है, एकदम हवा की तरह हल्की होती है? समझिए कि इसका 95% हिस्सा जो है वो हवा से बना होता है, ऐसा बोल सकते हैं, इतनी हल्की होती है। ठीक है, तो क्या है? मरकरी, लिथियम, लीड या सिल्वर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा लिथियम। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा हमारा लिथियम। लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, देख सकते हैं लिथियम 6.941, जो कि आप जानते हैं लिथियम आयन बैटरी कहाँ इस्तेमाल नहीं होती है। आज आप पीसी की बात करें, ब्लूटूथ से लेके मिनी बस, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, जीपीएस, टॉर्च लाइट, टॉय हेलीकॉप्टर, हर तरह की जगह जो बैटरी जहाँ पर यूज होती है वहां पे लिथियम का इस्तेमाल होता है। और ऐसे भी उस चीज को हल्की रखती है क्योंकि ये सबसे हल्की मेटल होती है। ठीक है, Which of the following metals remain in liquid for under normal condition? इनमें से कौन सी धातु है जो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में जो है ये मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में रहती है, यानी कि अब किस फॉर्म में रहती है? तरल के रूप में रहती है। रेडियम है, जिंक है, यूरेनियम है या फिर मरकरी है? बहुत ही सीधा सवाल है। रूम के टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में जो है, जो कि आमतौर पर हम लोग रहते हैं, उस पर ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका मरकरी, जो कि आपका देख सकते हैं Hg इसका फॉर्मूला है और ये टेबल में 80 नंबर पे है। मरकरी रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मरकरी रिमेन्स इन द फॉर्म लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। जो आपके कमरे का तापमान होता है जिसमें आप रहते हैं, सोते हैं दिन भर, उस नॉर्मल टेम्परेचर में जो सामान्य प्रेशर में रहते हैं उसमें मरकरी जो है आपको तरल अवस्था में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इट इज अ स्टेरलाइजिंग एजेंट, इट डिसॉल्व्स द इंप्योरिटीज ऑफ वाटर, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्यों पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? यहाँ बोला है कि पानी को साफ करने के लिए करते हैं। कारण है कि ये क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी बात को आपको समझनी पड़ेगी। देखिए पोटेशियम, इसे कलर देख सकते हैं आप। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक पॉइंट ऑफ एंट्री ट्रीटमेंट मेथड है दैट ऑक्सीडाइज डिसॉल्व। पानी में जो घुले हुए आयरन होते हैं, जो घुले हुए मैंगनीज होते हैं, जो घुले हुए हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, उनको क्या करता है? सॉलिड पार्टिकल में ऑक्सीडाइज कर देते हैं पानी से।
तो वो नीचे आके क्या होता है, फिर नीचे आके जम जाता है और उसके बाद उसको आसानी से जो है हम लोग क्या करते हैं, छान के बाहर निकाल सकते हैं। और ये बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया ग्रोथ को भी, जैसे कि कुओं वगैरह में ज्यादा आयरन होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी पानी में होने से रोकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 99, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन एक एलिमेंट है, तत्व है जो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिलता है, रूबी, सफायर, एमराल्ड और डायमंड, कौन सा इसमें एलिमेंट है। आपको पता है कि कार्बन जो है एक प्योर एलिमेंट है और डायमंड जो होता है उसी का एक क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है। क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है। डायमंड इज एन एलिमेंट एज इट इज द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन एटम। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डायमंड। बाकी रूबी, सफायर है, एमराल्ड है। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की तीव्रता, जो साउंड की जो एम्पलीट्यूड होती है, साउंड की जो एम्पलीट्यूड होती है, जो इस तरह से जो वेव जो उठती है, ठीक है ना, इसे यहां ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको मेजर हम लोग किससे करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसे किससे मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। किससे करते हैं, डेसिबल साउंड से मेजर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मेजर्स हाउ फोर्सफुल द वेव, ये जो वेव है, साउंड की जो वेव है, कितनी ताकत है इसमें, और इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में या डीबीए ऑफ साउंड प्रेशर। 0 dBA इज द सॉफ्टेस्ट लेवल दैट अ पर्सन कैन हियर, एक सबसे निचला वाला साउंड जो व्यक्ति जो है मुश्किल से सुन पाता है, और जो नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस जो होता है वो 65 डेसिबल के आसपास होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो हम लोग जो फुसफुसाते हैं वो 30 डेसिबल के आसपास होता है, जो रेनफॉल होता है, ठीक है ना, वो 50 डेसिबल के अंदर उसकी आवाज होती है। हम लोग जो बात करते हैं वो 60 से 65 डेसिबल की आवाज होती है। जो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं वो 80 डेसिबल के आसपास होता है। जो बाइक की आवाज है वो 90, आपका जो चेन सो जो आरी से काटते हैं पेड़ों को 105 डेसिबल, आपका जो कान में जब हेडफोन लगाते हैं 110 डेसिबल की आवाज में सुनते हैं। आपका जो सायरन की जो आवाज होती है पुलिस की, एम्बुलेंस की, 120 डेसिबल, जेट एयरक्राफ्ट की 140 डेसिबल, और ग्रेनेड अगर फूटता है तो 164 डेसिबल की आवाज निकलती है, जो काफी खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो साउंड की जो एम्पलीट्यूड है, जो आपने देखा, जो वेव है, उसको मापने के लिए हम लोग डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था आज की ये क्लास नंबर 4, जहां हमने वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, उनकी प्रिपरेशन के लिए चौथी क्लास थी। हालांकि समय नहीं था, लेकिन हमने शुरू कर दिया। जितने भी दिन बचे हुए हैं, जितने भी समय हमारे पास होगा, हम जितना हो सके आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि काबिल एकेडमी का परिवार ये बहुत छोटा है, हम चाहेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि नहीं क्लासेस काफी अच्छी है, इससे आपकी हेल्प हो सकती है, तो दूसरे को भी, दूसरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी अपने इस चैनल को जो है लिंक जो है जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अगर सब्सक्राइब ने कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय मिले, ताकि आपको पता चले कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी पश्चिम बंगाल में चैनल है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमेशा तत्पर रहता है। थैंक यू।